नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल यानी मंगलवार को अपना बजट पेश करेंगी और ये मोदी सरकार का 10वां और बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का चौथा बजट होगा। ये बजट कई मायनों में खास है क्योंकि महामारी से जूझते देश की इकोनॉमी को संभालना है तो 5 राज्यों के वोटर्स को नाराज ना करने की चुनौती भी है। इन सब के बीच हम सब बजट से कई उम्मीदें रखते हैं क्योंकि सबको लगता है कि कमाई थोड़ी बढ़े और खर्चे घटे, थोड़ा पैसा बचे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे को भी पेश किया है। अब इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने वित्तीय साल 2023 के लिए 8 से 8.5% की विकास दर का अनुमान लगाया है। आर्थिक सर्वेक्षण में यह कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था के 9.2% बढ़ने का अनुमान है और यह इस महीने की शुरुआत में जारी पहले अग्रिम अनुमानों के मुताबिक है। यह प्रोजेक्शन हर धारणा पर आधारित है कि आगे कोई महामारी ना हो और आर्थिक व्यवधान ना आए। तो बजट से उम्मीद क्या है आपको बताते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा में इजाफा हो, ये उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्क फ्रॉम होम अलाउंस में जो टैक्स है उसमें छूट मिलनी चाहिए, ये भी इस बार डिमांड है। इसके अलावा इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम है और 80C में जो छूट है वो मिलनी चाहिए। कोरोना काल में इन सारी चीज़ों की आवश्यकता बहुत हुई है। इंश्योरेंस पर GST से राहत मिल जाए क्योंकि इंश्योरेंस को भी लगातार प्रमोट किया जा रहा है। प्रोत्साहन पैकेज की भी उम्मीद सभी सेक्टर्स में की जा रही है और रियल एस्टेट क्षेत्र को भी बूस्ट मिले, ये उम्मीद भी रियल एस्टेट के लोग लगा रहे हैं। तो बजट से लगभग सभी वर्गों को उम्मीदें हैं। कोरोना मरीज और उनके परिवार को राहत के तौर पर कुछ मिले, चूंकि कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था के साथ हर एक शख्स प्रभावित है। MSME को बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। MSME के लिए हालांकि इसके पहले भी कोरोना काल में भी विशेष पैकेज का ऐलान किया गया था। इसके अलावा इनकम टैक्स 80D सेक्शन में बदलाव की भी उम्मीद की जा रही है। जो घर खरीदार हैं उनको ब्याज में छूट की उम्मीद इस समय लोग लगाए बैठे हैं। साथ ही साथ PPF की जो सीमा है उसको 3 लाख कर दिया जाए, ये उम्मीद भी की जा रही है। क्योंकि 2014 के बाद से टैक्स वाला अगर स्लैब आप देखेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन अब तक नहीं है। हेल्थ केयर क्षेत्र को आवंटन बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि पिछली बार का भी जो बजट था वो हेल्थ के ऊपर ही आधारित था। किसानों को बड़ी सौगात मिल सकती है। किसान चूंकि इस समय केंद्र बिंदु में है इसलिए भी लगातार लोग उम्मीद कर रहे हैं। टैक्स में देखिए, जिसका जिक्र मैं कर रहा था, 2014 के बाद से कोई बदलाव हुआ नहीं है। सभी वर्गों को 2.5 लाख रुपए तक की जो छूट है वो साल 2014 में जब पहली बार मोदी गवर्नमेंट बनी उस समय दिया गया था। छूट को 2.5 लाख से 3 लाख किया जा सकता है, अनुमान इस बार ये लगाया जा रहा है। इसके अलावा 80C की लिमिट में कई सालों से कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसमें भी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वित्तीय बजट के लिए जो प्रोत्साहन है वो मिले। छूट की जो सीमा है वो अभी 1.5 लाख रुपए है, लेकिन इसको और बढ़ाया जाए। इसके अलावा बजट जो दर है उसमें गिरावट को देखते हुए इसमें बढ़ोतरी थोड़ी बहुत हो सकती है, ये उम्मीद इस बार हो रही है। इसके अलावा कई सालों से होम लोन की ब्याज दरों में भी कोई संशोधन नहीं किया गया है, चूंकि अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स और इसके अलावा जो लोग घर खरीदने की सोच रहे हैं वही चाह रहे हैं कि ब्याज छूट की जो सीमा है उसको 5 लाख रुपए तक बढ़ा दिया जाए। वर्क फ्रॉम होम के कारण बढ़ोतरी की थोड़ी उम्मीद अभी इसमें स्टैंडर्ड जो डिडक्शन है उसमें भी फिलहाल की जा रही है। तो ये तमाम ऐसी अहम चीजें हैं जिस पर लगातार लोग उम्मीदें लगाए हुए हैं। तो उम्मीदें तो बजट से बहुत हैं, लेकिन बजट सत्र शुरू होने से पहले PM मोदी ने कहा कि बजट सत्र में सभी सांसदों का मैं स्वागत करता हूं। आज की वैश्विक स्थिति में भारत के लिए बहुत सारे अवसर हैं। यह सत्र देश की आर्थिक प्रगति, टीकाकरण कार्यक्रम, मेड इन इंडिया, वैक्सीन के बारे में दुनिया में एक विश्वास को पैदा करता है। PM मोदी ने कहा कि सत्र में चर्चा और चर्चा के मुद्दे, खुले विचारों वाली बहस वैश्विक प्रभाव के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है और उम्मीद यह है कि सभी सांसद, राजनीतिक दल खुले मन से गुणवत्तापूर्ण चर्चा करेंगे और देश को तेजी से विकास के पथ पर ले जाने में मदद करेंगे। और देश भर के सभी आदरणीय सांसदों का इस बजट सत्र में स्वागत करता हूं। आज की वैश्विक परिस्थिति में भारत के लिए बहुत अवसर मौजूद है। ये बजट सत्र विश्व में सिर्फ भारत की आर्थिक प्रगति, भारत में वैक्सीनेशन का अभियान, भारत की अपनी खोजी हुई वैक्सीन
पूरी दुनिया में एक विश्वास पैदा कर रही है। इस बजट सत्र में भी हम सांसदों की बातचीतें, हम सांसदों के चर्चा के मुद्दे, खुले मन से की गई चर्चा वैश्विक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है। मैं आशा करता हूं कि सभी आदरणीय सांसद, सभी राजनीतिक दल खुले मन से उत्तम चर्चा करके देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में, उसमें गति लाने में अवश्य मददरूप होंगे। ये बात सही है कि बार बार चुनाव के कारण सत्र भी प्रभावित होते हैं, चर्चाएं भी प्रभावित होती हैं। लेकिन मैं सभी आदरणीय सांसदों से प्रार्थना करूंगा कि चुनाव अपनी जगह पे हैं, वो चलते रहेंगे, लेकिन हम सदन में ये बजट सत्र एक प्रकार से पूरे वर्ष भर का खाका खींचता है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम तो प्रधानमंत्री की इस अपील को आपने सुना, लेकिन आज के सवाल है उस पर भी नजर डालते हैं, फिर आज बजट पर ही चर्चा करेंगे। सवाल यह है कि महामारी के दौर में क्या बजट राहत वाला होगा, क्योंकि ये उम्मीद हर साल होती है और इस बार भी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा ये बजट, सवाल उसी के साथ ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि जनता उम्मीदें हर साल करती है। टैक्स का बोझ बजट लाएगा या राहत की कोई डोज देगा, ये भी सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ है। और इस बार बजट में टैक्स पेयर्स को क्या कुछ छूट मिलेगी, आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सारे सवाल अपने आप में बहुत अहम हैं। और ये जो सवाल हैं, इन्हीं सवालों के साथ आज की चर्चा की भी शुरुआत कर लेते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। अश्विनी राणा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक अर्थशास्त्री हैं आप। अश्विनी राणा जी, बहुत स्वागत आपका। अतुल कंसल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी अर्थशास्त्री हैं। अतुल कंसल जी, आपका भी स्वागत है। रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रमेश ठाकुर जी, आपका भी स्वागत। अमनप्रीत कौर हमारे साथ जुड़ रही हैं, आप गृहिणी हैं। अमनप्रीत कौर जी, आपका भी स्वागत है। और सवित मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसान नेता है। सवित मलिक जी, आपका भी स्वागत है। अमनप्रीत कौर जी, इस चर्चा की शुरुआत में आज आपसे करूंगा, चूंकि उम्मीदें हर एक आम आदमी, हर एक खास सबको होती हैं, लेकिन एक गृहिणी होने के नाते चूंकि घर का जो मंत्रालय है वो आप लोग ही संभालती हैं, उम्मीद इस बार के बजट से आप क्या कर रही हैं? सबसे पहले मैं आपका ही रिएक्शन चाहता हूं। अगर हम किचन की बात करें, 2014 से अगर हिसाब लगाएं, 2014 के मुकाबले जी 2022 में मैं कुछ चीजों का कंपैरिजन करना चाहूंगी। यहाँ पे 2014 में जो सरसों का तेल है वो 102 था और अभी उसका रेट 214 हो गया है। दूध का रेट 28 रुपए था, अभी उसका रेट 48 रुपए हो गया है। चावल भी 27 रुपए किलो थे और अभी उसका रेट भी 48 रुपए किलो हो गया है। पेट्रोल 100 पार हो गया है और गैस सिलेंडर तो आपको पता ही है 1000 से भी ऊपर बना है। तो ये दो हमें रोज एक हमारे दिनचर्या में चाहिए होती है, ये मैंने उनका जिक्र किया है। तो भाजपा सरकार उनके 8 साल पूरे हो गए हैं। उन्होंने कहा था सबका सबका विकास और सबका विश्वास लेके हम लोग चलेंगे। तो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि 2014 से अगर हम तुलना करें तो जब से भाजपा सरकार आई है कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका रेट कम हुआ हो। हर चीज में, महंगाई में एक एक चीज एक एक दिन में जो उसका रेट है बढ़ता ही गया है। और जो इस टाइम हम ये बहाना बना दें, पैंडेमिक का दौर है, ये लॉकडाउन चल रहा था, बहुत सारे लोगों को वर्क फ्रॉम होम था तो वो जा नहीं रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, उनके पास काम नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो जो उनकी डिमांड है वो कैसे पूरी करेंगे। तो ये चीजें हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी को इफेक्ट करती हैं, पर इनमें कोई भी प्रभाव पड़ा नहीं है। चाहे हम ये बोलते हैं कि ये पैंडेमिक है और ये हमारा की प्रॉब्लम, ये वर्ल्ड लेवल की प्रॉब्लम है, पर कहीं ना कहीं हमें इन चीजों को फेस करना ही होगा। और इन चीजों की अगर जो सोल्यूशन है वो नहीं निकाला गया तो भाजपा सरकार का जो लोगों का उनके ऊपर विश्वास है वो उठ सकता है, क्योंकि लोगों को अपनी जो रोज की दिनचर्या है, उनके लिए जो उनको रोटी है वो चाहिए, उनको
अपने रहने के लिए जगह चाहिए, मकान चाहिए जी। और उनको पहनने के लिए कपड़ा चाहिए। ये कुछ जो चीजें हैं जो उनकी नीड्स हैं और इनसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। कोई भी सरकार है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके जो नागरिक है उनको वो रोटी कपड़ा मकान प्रोवाइड कराए, उनको वो हेल्थ जो इश्यूज हैं उनके लिए सिस्टम जो है हेल्थ सिस्टम उसको इम्प्रूव करे और लोगों को जो सेहत सुविधाएं हैं उनको प्रोवाइड करे और साथ ही साथ लोगों को इतना एजुकेट करे, जो एजुकेशन है हेल्थ है दोनों चीजें टोटली फ्री दे दे तो बहुत अच्छी सरकार मानी जाएगी, क्योंकि वो लोगों की जिंदगी को इफेक्ट करेगी। ये वो उस समय चल रहा है पैंडेमिक का, जिस दौरान लोगों ने इतना सफर करा है, लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है। अगर लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो अपनी वो जिम्मेदारियां जो है, अपने वो जो रोजमर्रा के खर्चे हैं वो कहां से पूरे करेंगे और कैसे पूरे करेंगे। और अगर इन सब चीजों की जिम्मेदारी हमारी सरकार नहीं लेगी तो कौन लेगा। ये चीजें हैं जो हमें बहुत मुश्किल समय हमारा जो है उसको और भी हमारे लिए एक पहाड़ बना। अमनप्रीत जी, इसीलिए मैंने आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत की। मुझे लगता है कि एक आम आदमी का सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन है, गृहिणी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आपने सारे सेक्टर्स को टच करते हुए और बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है उसको, उसका एक खाका आपने यहाँ पर खींच दिया है। एक किसान नेता भी हमारे साथ सवित मलिक जी जुड़े हुए हैं, पहले मैं उनका भी रुख करता हूं। सवित मलिक जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, चूंकि किसानों को भी बहुत उम्मीदें हर बार के बजट से होती हैं, इस बार के बजट से क्या आपको कुछ उम्मीद है? कैसे आप देख रहे हैं इस बार के इस बजट को और क्या उम्मीद लगाकर आप बैठे हैं? आपका भी रिएक्शन मैं चाहता हूं, सवित मलिक जी। आयुष जी, किसान के बहुत सारे मुद्दे हैं और जब से देश आजाद हुआ है किसान घाटे की खेती कर रहा है और एनसीईआरटी के आंकड़े बताते हैं कि 19-20 में 18% किसानों की आत्महत्याएं बढ़ी है और 35 से 40% किसान की आय घटी है। आपको पता होगा भारत में प्रति व्यक्ति आय जो मजदूरी है, न्यूनतम मजदूरी, उससे भी कई गुना कम किसान की आय है। तो किसान चाहता है कि उसका फसल का वाजिब दाम और समय पर भुगतान हो जाए। जैसे अभी हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे, सरकार ने कहा था कि एमएसपी की गारंटी पे हम बात करेंगे, कमेटी बनाएंगे, वो भी नहीं बनाई। आपको पता होगा भारत में हम लोगों ने उनके विरोध में धरने प्रदर्शन किए हैं। हम चाहते हैं इस बजट में ये सरकार जो वादा किया थे वो पूरा करे और एमएसपी के ऊपर एक लिखित कानून लेके आए कि इससे कम किसान की फसल नहीं बिक सकती है। दूसरी हमारी चीजें ये हैं कि एक मैं बहुत बड़ी चीज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसान तो घाटे में जा रहा है, लेकिन हमारे देश के बड़े उद्योगपति और बड़े नेता और बड़े अधिकारी वो किसान के नाम पर आयकर की छूट लेते हैं। यहाँ पर विशेषज्ञ बैठे हैं, आपको बताएंगे। तो मैं ये भी कहूंगा कि किसान को आयकर के दायरे में लाना चाहिए। किसान को उससे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन किसान के नाम पर जो बड़े उद्योगपति, बड़े राजनेता, ये लोग लाभ लेते हैं। राणा जी हंस रहे, गलत कह रहा हूं राणा जी? मैं किसी के बंगले में 10 करोड़ के बैंगन हो जाते हैं, किसी के बंगले में भिंडी हो जाती हैं और किसान बेचारा तड़प रहा है, आत्महत्या कर रहा है, परेशान है। दूसरा मैं कहता हूं किसान के लिए खाद और बीज 2 महत्वपूर्ण अंग हैं, उसको समय पर मिलने चाहिए। उनके रेट में सरकार को अधिक से अधिक सब्सिडी देनी चाहिए ताकि वो अपनी फसल बो सके और देश के लिए अन्न पैदा कर सके। ये डीजल जो है बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, खेती में डीजल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो जो सरकार डीजल बेचती है उसमें किसान के लिए अलग से कोटा होना चाहिए, उसमें सब्सिडी होनी चाहिए। उद्योगपतियों को और बड़े लोगों को डीजल उसी रेट नहीं मिलना चाहिए जो किसान को मिल रहा है, किसान को उसमें भी छूट मिलनी चाहिए। तीसरा, गन्ने का मुद्दा पूरे भारत में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और मैं वेस्टर्न यूपी से हूं, हमारे यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें गन्ना किसान अपना गन्ना डाल देता है, साल भर बीत जाता है, उसको उसका पैसा नहीं मिलता। हमारे यहाँ पर, मैं शामली से हूँ, उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री यहीं से हैं। गन्ना मंत्री खुद अपना भुगतान नहीं करवा पाए पिछले साल का, और इस साल 4 महीने मिल को चलते हुए हो गया। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार एक ऐसा बजट बनाए कि जिससे उद्योगपतियों को कहीं ना कहीं लोन दे या जो भी करे, लेकिन किसान को उसकी फसल का जो दाम है वो समय पे मिल जाए, जिससे कि उसको ऋण ना लेना पड़े और उसकी जमीनें नीलाम ना हो। तो
किसान के तो बहुत सारे मुद्दे बिल्कुल हैं। नहीं और नहीं इन्होंने सवित जी, आपने पिछले बिल्कुल बजट में बिल्कुल स्पष्ट करीब तौर पर 10,000 बताया, करोड़ और मुझे लगता है कि खेती के आपने बजट भी में जो कम सबसे किया था। महत्वपूर्ण बातें थी किसानों से रिलेटेड उनका यहाँ पे जिक्र कर दिया। आप थोड़ा सा इसकी टेक्निकलिटीज में चलते हैं, दोनों अर्थशास्त्री मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अश्विनी जी मैं आपके पास आऊंगा, आप उम्मीद क्या की जाए, क्योंकि पैंडेमिक में हम लोगों ने देखा कि हर एक चीज प्रभावित है, जाहिर बात है कि सरकार के ऊपर भी, उसके खजाने के ऊपर भी, हर एक चीजों पर हम लोग देख रहे हैं प्रभाव तो है, लेकिन उतनी ही रिक्वायरमेंट आम आदमी की भी है, क्योंकि वो उससे इफेक्टेड है और वो उम्मीद बहुत कर रहा है इस बार के बजट से। आप कैसे देखते हैं एक अर्थशास्त्री होने के नाते क्या फोकस रहने वाला है? देखिए क्या है कि बजट से हर सेक्टर को अपेक्षाएं होती हैं। ये कोई पहला बजट नहीं है, हर बार बजट में जो सैलरी क्लास है वो चाहता है कि इनकम टैक्स कम हो। घर के लोग हैं उनको लगता है कि वस्तुएं कम हो, उनके दाम कम हो। किसान है वो चाहता है कि हमें उचित दाम मिले। जो एसएमई सेक्टर है वो चाहता है कि हमें लोन मिले, लोन ज्यादा मिले, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो। जो बैंकों में डिपॉजिट जो रखता है उसको लगता है कि मेरा इंटरेस्ट कम ना हो। आप कारपोरेट वालों को सस्ता लोन दे रहे हैं, अब बैंक अगर कारपोरेट को सस्ता लोन देगा एक तरफ, तो दूसरी तरफ नेचुरली वो डिपॉजिट का रेट भी कम करेगा। तो यहाँ बजट में भी वही है। बजट में दोनों साइड को बैलेंस करने के लिए सरकार को जो भी लोगों के भले के लिए जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स लानी चाहिए, जो सरकार लाती है, उसकी भरपाई के लिए एक तो टैक्स जो है वो जनरेशन सरकार का स्रोत है, उसमें जीएसटी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे टैक्स है। दूसरा, और पैसे को इकट्ठा करने के लिए अब जैसे सरकार ने अभी एयर इंडिया को निजी हाथों में सौंपा है, तो बैंकों को भी कुछ सौंपना चाहते हैं। तो यानी अगर एक साइड ठीक करेंगे तो दूसरी साइड नेचुरली खराब होती है। इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए बहुत ज्यादा स्केल की जरूरत है कि यानी एक जगह पर लाभ हो एक सेक्टर को तो दूसरी जगह नुकसान ना हो। मलिक जी सही कह रहे थे, लेकिन मलिक जी से मैं कहूंगा कि आप अपने किसानों के फोरम से करिए कि किसानों को चाहे छोटा है बड़ा उसको टैक्स उसमें लाया जाए। आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी का कोई हिसाब नहीं है, लेकिन वो टैक्स नहीं देते और फिर भी वो किसान है। यानी जो एक्चुअल किसान है, अब ये एक विषय भटक जाएगा कि हम कहेंगे कि सरकार ने किसानों के भले के लिए कुछ सोचा था, लेकिन लोगों को वो नहीं अच्छा लगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सरकार ने वो वापस ले लिया, वो पॉलिटिकल इश्यू है। लेकिन हमारा कहना यही है कि सरकार अगर कुछ सोशल वेलफेयर स्कीम लाएगी तो उसके लिए कहीं से पैसा उसको इकट्ठा करना है, या तो एफडीए लाएगी। एफडीए लाएगी तो जो अपने उद्योग धंधे हैं उसमें एफडीआई को परमिशन मिलेगी। अब बैंक में अगर एफडीए को परमिशन सरकार देती है तो बैंक जो है वो निजी हाथों में चले जाएंगे। तो इसलिए बैंक जो पब्लिक सेक्टर है उसको भी संभाल के रखना है। और जो बाकी सोशल वेलफेयर स्कीम, जैसे अमरप्रीत जी कह रही थी कि हेल्थ सेक्टर, बिल्कुल सही आपने कहा है कि हेल्थ सेक्टर के ऊपर सरकार का फोकस होना चाहिए। अभी आयुष्मान भारत के नाम से सरकार दे रही है। हम कहते हैं कि भाई आप आयुष्मान भारत उन लोगों को दे रहे हो जो एक इनकम से नीचे है, जो एक उस इनकम से ऊपर है लेकिन वो कहीं कवर नहीं है, ना वो कहीं सर्विस करते हैं। आप उनके लिए कुछ करिए, आप उनसे नॉमिनल इंश्योरेंस पैसा ले लीजिए, लेकिन उनको हेल्थ सेक्टर में इंश्योर करिए, उनको उसका लाभ दीजिए। ये जरूरी नहीं कि अगर हम कहेंगे कि सब कुछ फ्री मिलेगा तो सरकार वो पैसा कहाँ से लाएगी जी? वो फिर कुछ ना कुछ और जो है उसका अपना सामान है वो बेचेगी। तो इसलिए हम कुछ जो लोग उस लायक हैं कि वो पे कर सकते हैं, उनको उसका नॉमिनल पे करके, और जो सुविधा सरकार को अवेलेबल, सरकार सुविधा अवेलेबल करवाए, अच्छी सुविधा करवाए, लेकिन नॉमिनल खर्चे के ऊपर। हेल्थ सेक्टर है, अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सरकार जो है इतना पैसा लगा रही है, लेकिन पैसा लगाने के लिए कहीं से तो पैसा चाहिए। यहाँ वो इंस्टीट्यूशनल से पैसा लेगी या वहां से लोन लिया जाएगा। तो जो लोन लिया जाएगा उसका रिपेमेंट भी करना है। आज अगर हम देखें कि हम सब लोगों को एक आइडियोलॉजी को छोड़कर हमें अपने देश पे गर्व होना चाहिए कि इस कोरोना कोविड पीरियड के अंदर जहां बड़े बड़े देश जो थे वो धाराशायी हुए, उनकी इकोनॉमी माइनस में चली गई,
लेकिन देश की इकोनॉमी जो है एक अच्छे स्तर पर रही, आगे भी अच्छे स्तर पर रहने की आज सरकार ने एक भविष्यवाणी की है कि वो आगे अच्छी रहेगी। लेकिन वो अच्छी तभी रह सकती है कि उसके अंदर सबका कंट्रीब्यूशन हो। अगर हम फ्री की बात करेंगे और ये जो आजकल पॉलिटिकल पार्टियां भी फ्री का जो बांट रही है, वो पैसा कहाँ से लाएंगी? वो क्या वो अपने आप को गिरवी रखेंगे? गिरवी मतलब सरकारी जो भी चीजें उनको बेचेंगी तो वो जनता को फ्री देंगी, फिर बाद में लोग कहेंगे देखो जी सारा कुछ निजीकरण हो गया। तो इसलिए हर एक चीज बैलेंस करके ही चलेंगे। बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण बात अश्विनी जी आपने कही है। थोड़ा इसको और आगे बढ़ाएंगे, कंसल जी भी हमारे साथ हैं। अतुल, कंसल जी आपसे भी मेरा यही सवाल है, अर्थशास्त्री होने के नाते 2022 का ये जो बजट पेश होने वाला है, इसको आप कैसे देखते हो? जो सभी सेक्टर्स उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं, क्या आपको लग रहा है कि कुछ मिलने की उम्मीद है या कुछ गुंजाइश हो सकती है? देखिए आयुष जी, जैसा कि सवित मलिक जी ने कहा, अश्विनी राणा जी ने कहा, अमनप्रीत मैडम जी ने कहा अपने ऑब्जेक्टिव से कि उन्हें गृहिणी के नाते, सवित मलिक जी ने एक किसान के नाते, अश्विनी जी ने एक अर्थशास्त्री के नाते जो बताया, उस सबको समझने से पहले हमारे सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि आज इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आई है वो क्या कहती है। वो कहीं कहती है हमसे कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 की जो ग्रोथ होगी वो 9% के आसपास होगी, और जो 22-23 की होगी 8 to 8.5% होगी। जो अर्लियर हम 11 मोर देन 11% एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कम हो गई है। तो एक कोविड का जो हमारा वो रीजन, उसका बहुत बड़ा रीजन रहा है जिसकी वजह से वो कम हुई है। लेकिन एक बेस्ट पार्ट उसका ये है कि आज हम हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में, चाहे वो कृषि है, कृषि क्षेत्र में, और चाहे वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, हर क्षेत्र में हम लोग एक प्री पैंडेमिक लेवल पर आ गए हैं कि जो कोरोना से पहले के लेवल्स थे ग्रोथ के, सब हमारे आज सारे वो लेवल्स मीट आउट हो रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, जैसा कि सवित मलिक जी ने बोला कि डीजल किसानों को कम रेट पर मिलना चाहिए, तो ये तो अपने आप ही हो जाएगा जब आज गवर्नमेंट का जो फोकस है वो पावर सेक्टर के ऊपर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर है। अगर सारा व्हीकल, सारे इंडिया में जो व्हीकल चलता है वो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, ईवी आ जाएगा, तो उस केस पे डीजल तो अपने आप ही कम हो जाएगा। और दूसरी उन्होंने जो बात की फ्री भी, जैसे मैं अश्विनी जी की बात का समर्थन करता हूँ कि इन सब का जो वो है निपटारा, समाधान ऐसे नहीं कि हम बांटें। हम कम कंसेशन रेट तो दे सकते हैं, लेकिन फ्री रेट कैसे होगा? अगर कोई भी सरकार है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, मैं सरकार से मेरा कोई नाता नहीं है, सरकार कोई भी हो, लेकिन अगर आप फ्री बांटेंगे तो ये देश बिल्कुल धरातल में चला जाएगा। आप बहुत सारे ऐसे स्टेट में देखते हैं कि फ्री बांट के क्या हाल स्टेट्स का हो रहा है, कहाँ उन लोगों के स्टेट्स की हालत पहुंच गई है। तीसरी जो मुख्य चीज है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ। आज जो इंडस्ट्री वाले एमएसएमई सेक्टर्स हैं वो देख रहे हैं कि हमें कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल जाए। गृहिणी देख रही है कि हमारा किचन का बजट कम हो जाए, रसोई का बजट कम हो जाए, दालों के रेट, सब्जी के रेट सब लिमिटेड रहे। इसके अलावा बच्चों की पढ़ाइयाँ, एक जो आज बच्चों 2 साल से बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, पूरी फीस जा रही हैं, वो अपने आप में एक उस तरह को अलाउंसेस मिले कि अगर बच्चे वर्क फ्रॉम होम करें तो एक एजुकेशनल सेक्टर पे जरूरी एक प्रोवाइड करेंगे, आप पूरी फीस चार्ज नहीं करेंगे, कम फीस चार्ज करेंगे। तीसरा, अगर हम बात करें क्या कहते हैं, अगर हम बात करें एजुकेशन सेक्टर की, हमने की द्वारा से हम बात करें कि हायर एजुकेशन पे कम रेट्स में लोन मिले, तो वो भी एक हमारे बजट में होता है। तीसरा जो मुख्य मुद्दा है वो मुद्दा है मेरा टैक्स के रेट्स का। जी। आज एक इंडिविजुअल के लिए, एक सैलरीड पर्सन के लिए बजट कुछ नहीं है। उसको चाहता है वो सुबह उठने के बाद 11 बजे से 12 या 1 बजे तक सिर्फ ये सुनना चाहेगा कि टैक्स रेट में कितनी कटौती हुई है। बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए, हमारे पास फोन आते हैं कि टैक्स रेट का बता दो, आप टैक्स कितने कम हो गए, हमें कितना कम पे करना पड़ेगा। तो एक टैक्स रेट मुख्य मुद्दा है। चौथी चीज है इंश्योरेंस। आज इंश्योरेंस के आप देखिए, चाहे वो मेडिकल इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, रेट तो हर साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। और जो छूट है वो छूट 80D सेक्शन में सिर्फ 25,000 की छूट मिलती है। में वो 1 लाख तक, 50,000 तक की मिलती है, 1 लाख तक मिलती है। लेकिन अगर ये छूट बढ़ाई जाए तो प्रीमियम बढ़ रहे हैं, तो इस तरह के मुद्दों को रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। रमेश ठाकुर जी, अब मैं आपके पास आता हूं। एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते, चूंकि थोड़ा सवाल पॉलिटिकल मेरा इसलिए भी आपसे है, 5 राज्यों में हम लोग देख रहे हैं विधानसभा के चुनाव भी हैं और वोटर्स वहां वही आम जनता है, वही गृहिणी है, वही किसान है जो उम्मीद कर रहा है कि बजट में उसको कुछ मिले, कुछ राहत मिले। क्या हमको दिखेगा, और 5 राज्यों के विधानसभा के चुनावों का भी कुछ रिफ्लेक्शंस दिखेगा, और हो सकता है कि कुछ घोषणाएं ऐसी हों जो थोड़ा सा लोगों को भी पसंद आने वाली या उनके हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से इस बार के बजट के अंदर हो जाए? देखिए आयुष जी, आज जो
जो आर्थिक सर्वेक्षण जो जो पेश करा गया है, तो उसके मोटे मोटे तौर पे अगर देखें 2-3 चीजें बहुत खास रही हैं। पहला तो ये है कि जो महंगाई की जिस तरीके से मार आम जनता के ऊपर है, वो कम नहीं होने वाली है, वो बढ़ेगी भी आगे। और दूसरी बात ये है कि ये ऐसा बजट पेश होएगा और ऐसी उम्मीद हम लोगों को करनी चाहिए कि सरकार इसमें सहूलियतें कम देगी, सरकार अपने चीजें और अपने खजाना को भरने के लिए ज्यादा कोशिश करेगी। वो इसलिए करेगी क्योंकि पैंडेमिक काल में हम लोगों ने देखा जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से फ्री की चीजें दी जा रही हैं, तो मुझे लग रहा है इससे जनता थोड़े समय के लिए तो खुश हो जाती कि हमें फ्री की चीजें मिल गई हैं, लेकिन उसका खामियाजा और लोगों पे कितना पड़ता है ये कोई समझ नहीं पाता है। पूरे देश में, पूरे समूचे हिंदुस्तान में 20-22% लोग ऐसे हैं जो संपन्न हैं, जो नौकरी चाकरी वाले हैं, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 78% लोग वो हैं जो रेडी पटरी वाले हैं, किसान हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको अब आप 2000 पिछले 7-8 सालों से अगर बात करें तो पेट्रोल की भी बात चल संबित जी ने कहा कि डीजल कम होना चाहिए। मुझे लगता नहीं डीजल कम होएगा, और इलेक्ट्रॉनिक चीजें जैसे जैसे बढ़ेंगी ये भी दूर की कौड़ी है, ये सबके घरों तक ये चीजें भी टच नहीं करेंगी। मुझे लग रहा है डीजल और ईंधन में 72% वृद्धि अब तक हो चुकी है, दालों में 400% वृद्धि हो चुकी है। ऐसे तो अगर बहुत लंबी लिस्ट है, कोई चीज ऐसी नहीं है। मुझे लग रहा है 2 चीजें ऐसी होती हैं जो आम इंसान के जीवन से टच करती हैं, वो हैं शिक्षा और स्वास्थ्य। इन दोनों का हाल क्या है हमें बताने की जरूरत नहीं है। प्राइमरी स्तर पे आप आ जाइएगा, पिछले पिछले जो बजट रहे हैं तो उनमें मैं शिक्षा के बारे में बात करना चाहूंगा। 93,000 करोड़ और 98,000 करोड़, इन दोनों में अगर देखें तो काफी पैसा लैप्स हुआ है, वो पूरे ही नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? स्कूल कॉलेजेस वगैरह सारे बंद हैं। इसमें शिक्षा का स्तर इतना खराब हो चुका है। प्राइमरी स्कूलों को, मैं पब्लिक स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूँ जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, वो तो अपनी फीस ले रहे हैं, उनको शिक्षा कैसी मिल रही है ये सब सामने है। लेकिन एक जो ग्रामीण स्तर के लोग हैं, जो प्राइमरी जो बच्चे जो पढ़वाते हैं, वो मुझे लग रहा है अक्सर भी भूल गए हैं क्या लिखा है, का खा गा ABCD वो भी भूल गए। मुझे लग रहा है यहाँ से बच्चों को उठाना, पैंडेमिक काल से बाहर निकालना और उस पे भारी भरकम पैसा खर्च करना, ये सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। अब आ जाइए स्वास्थ्य पे। स्वास्थ्य पे मुझे लग रहा सबसे ज्यादा गौर करना चाहिए और बजट को भी ध्यान करना चाहिए। अभी पॉलिसी की बात, हेल्थ पॉलिसी की अभी किसी पैनलिस्ट ने बात करी। हेल्थ पॉलिसी में आप आ जाइए पिछले 4-5 सालों में, एक जो 3 लाख की जो पॉलिसी होती थी जिसको 6 या 7 हजार रुपए पे करने पड़ते थे, उनको आज 15 से 16 हजार रुपए पे करने पड़ रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर कोरोना किसी को हो जाता है या कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, उनको हॉस्पिटल्स नहीं मिल पा रहे हैं, उनको वो मेडिक्लेम्स नहीं मिल पा रहा है। ये सारी ये बुनियादी चीज है। अभी जिस मैडम ने शुरुआत में उन्होंने कहा, उन्होंने बिंदुवार तरीके से बताया कि किन किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, किन किन चीजों पे ये चीजें होना चाहिए। मुझे लग रहा सरकार इस बजट में अपना खजाना भरने की कोशिश करेगी और ऐसी चीजें जनरेट करना चाहेगी जहां से उनको आमदनी हो। तो ये सारी चीजों को देख के अगर मुझे लगता है कि हम जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें बहुत पैसों की जरूरत है। दिल्ली में दूसरा एक प्रोजेक्ट और चल रहा है जिसको ये प्रगति मैदान में बनाया जा रहा है, तो इसमें कोई 1,000-2,000 करोड़ की जरूरत नहीं है, बहुत पैसों की जरूरत है। ये सारा पैसा मुझे लग रहा बजट से ही निकाला जाएगा। और बाकी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है जिसमें मुझे लग रहा है पिछले 2-3 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पैसे का खर्च नहीं करा है। जो पिछले 2 बजटों में जो पैसा उनको अलाउड करा था वो पैसा यथावत है, उनको पैसा खर्च करना मुनासिब नहीं समझा, मुनासिब समझना भी नहीं चाहिए। पर्यावरण के क्षेत्र में जो बहुत पैसा खर्च होना चाहिए था, गंगा नदियों की सफाई के लिए जो पैसा होना चाहिए था, वो पैसा ज्यादा खर्च नहीं हो पाया। मुझे लग रहा उसका सारा का सारा समाहित करके इस बजट में मुझे लग रहा है उन चीजों में लागू किया जाएगा, उन चीजों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जहां जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आ जाती है एक आम आदमी को क्या मिला। मैं एक बहुत ही एक मध्यम सोच के साथ में ये कहना चाहूंगा, और कि एक लाइन में खड़े हुए व्यक्ति से अगर आप पूछो उसको क्या चाहिए, उसको ये चाहिए कि मैं छोटा से मैंने घर लिया है, मैंने गाड़ी ली है, उसकी मुझे किस्त देनी है, वो कहां से देनी, घर की किस्त इंस्टॉलमेंट मुझे कहां से देनी है,
मुझे लग रहा उनको दिक्कत हो रही है। वो जब बाजार थैला लेके जाता था जिसको 200-300 रुपए में जो बार बाजार होती उसमें सब्जियां आ जाती थी, वो 500-700 में अब भी नहीं आती है। तो ये सारी जो वृद्धि हुई है, आम जनता चाहेगी कि इस वृद्धि को किसी तरीके से कम किया जाए, किन्हीं चीजों में उनको सहूलियत नहीं रमेश जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। और क्योंकि मध्यम वर्ग को ही सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं, क्योंकि जो हायर क्लास है उसको अगर मिला तो बेहतर, नहीं मिला तो भी ठीक है, वो मैनेज कर लेता है। बीपीएल के लिए स्कीम्स होती हैं ऑलरेडी, गवर्नमेंट्स चलाती भी रहती हैं, लेकिन मिडिल क्लास को क्या मिलता है, मुझे लगता है कि इसी पर सबका फोकस होता है और बाद में जब होता नहीं है तो निराशा भी उसी को सबसे ज्यादा होती है। अमनप्रीत कौर जी, देखिए अभी यहां पर चूंकि जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने अपनी अपनी तरह से इन सारी चीजों को रखा, लेकिन आप तो एक गृहिणी हैं, सारी बातें पूरी हो जाएं या हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा हो जाए, ऐसा तो संभव नहीं, इतना तो हम लोग भी समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई कुछ चीजें ऐसी एक गृहिणी होने के नाते जो आपने पॉइंट आउट की हूं, आपको लगता है कि नहीं ये डेफिनेटली सरकार को करनी चाहिए, जिसकी उम्मीद आप भी करके बैठी हैं, आपका रिएक्शन चाहता हूं मैं इस पर। देखिए, निर्मला सीतारमण जी क्योंकि एक गृहिणी भी हैं, तो ऐसा लगता है सब गृहिणियां उनकी तरफ देखती हैं कि वो गृहिणियों का दर्द है वो जो अच्छे से समझ सकती हैं। पर एक बार की उनकी स्टेटमेंट मुझे अभी भी याद है कि उन्होंने बोला था कि जब अनियन 100 रुपए पार हो गए थे 1 kg, तो उन्होंने ऐसा बोला था कि मैं तो जैन फैमिली से बिलोंग करती हूँ, अगर हम लोग प्याज और लहसुन नहीं खाते तो भी हमारा चलता है, तो प्याज के बिना भी खाना बनाया जा सकता है। तो ऐसी सोच रखती है हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके पास सोल्यूशन होना चाहिए। और उनको जो बीपीएल है उनके लिए भी वो लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, और कॉर्पोरेट लोग हैं उनके लिए ऑलरेडी उनके पास बहुत पैसा होता है, वो अपनी जो लग्जरियस लाइफ है उसको हैंडल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर सैंडविच बनता है मिडिल क्लास, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए कोई भी जो सरकार है जो भी स्कीम चलाती है, चाहे वो आयुष्मान हो, चाहे कोई भी स्कीम हो, वो जब गरीबों के लिए होती है, वो अपनी इनकम के हिसाब से जो मिडिल क्लास है उसमें आती नहीं है, तो उनके लिए वो चीजें रह जाती है। अगर रोजमर्रा की जिंदगी की हम बात करें तो ग्रोथ हमारी लाइफ में कुछ भी हुई नहीं है, क्योंकि अगर पर व्यक्ति हम देखें तो जो 2014 में कर्जा था वो 44,000 पर व्यक्ति आता था, अभी वो 94,000 पर व्यक्ति हो गया है। तो ये ग्रोथ हुई है कि कर्जा पर व्यक्ति बढ़ गया है। और अगर हम रुपए की बात करें एज कंपेयर टू डॉलर, तो एशिया की जो करेंसी है उसमें रुपए की जो सिचुएशन है वो वर्स्ट कंडीशन है इस टाइम की। तो ये चीजें हैं कि अगर रोजमर्रा की जिंदगी जो लोगों की है उसमें सुधार नहीं किया जाए, उसमें हम देख सकते हैं कि सिलेंडर की कीमत कम कर देनी चाहिए, उसमें हम देखते हैं कि सरसों का तेल जो डेली यूज में है, उसमें पेट्रोल है, उसमें डीजल है, जो चीजें रोज हर व्यक्ति को हर टाइम चाहिए, उन चीजों के रेट मुझे लगता है इस बजट में कम कर देनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी लोग जो हैं बहुत दुखी हैं इस टाइम पैंडेमिक से दुखी हैं। क्योंकि आपको पता है जब कोविड का इलाज करवाने जाते थे लोग, तो जो पैसा हार्ट सर्जरी की अगर बात करें उसमें खर्चा होता था, शुरू में कोविड में 7 लाख 8 लाख 9 लाख रुपया भी उसके ट्रीटमेंट में खर्चा हुआ है। तो लोगों ने बहुत सहा है। और जो मिडिल क्लास है, उनके जो बच्चे हैं, जैसे वो घर से आजकल ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, तो उनके ऊपर डबल जो है वो खर्चा बढ़ रहा है, क्योंकि उनको फीस भी उनकी देनी पड़ रही है, स्कूल वाले फीसों में कोई कटौती कर नहीं रहे हैं, और उनको उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस हैं, इसके लिए मोबाइल स्मार्टफोन का भी उनको बंदोबस्त करके देना पड़ रहा है, उनको नेट कनेक्शन प्रोवाइड करने पड़ रहे हैं। तो ये चीजें हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में उनके इफेक्ट डाल रही हैं। और जो इनमें कुछ लगता है कि अगर सरकार हमारी बजट में कुछ, चलिए ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये आप लोगों के माध्यम से भी बातें पहुंची वहां पर, और देश की जनता क्या चाह रही है इसकी रिपोर्ट भी रहती है। सवित मलिक जी, आप किसान होने के नाते आपसे भी मैं थोड़ा और समझना इसको चाहूंगा, क्योंकि वही सवाल मेरा आपसे भी है जो मैंने अमनप्रीत जी से पूछा। सारी मांगे या सारी डिमांड्स को एकदम से पूरा कर दिया जाए, या जो आप लोग चाह रहे हैं वो हो जाए, वैसा तो दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी कोई पॉइंट ऐसे हों आपको जो लग रहा है कि इसको तो बहुत जल्दी कम से कम सरकार को आइडेंटिफाई करना चाहिए, या इस पर तत्काल किसानों को राहत दी जानी चाहिए, ऐसा कुछ है आपके जहन में और आपको लगता है कि इस पर विचार होना चाहिए, या इस बजट में वो दिख सकता है? आयुष जी, मैं तो एक ही चीज चाहता हूं कि मेरे देश का किसान कोई आत्महत्या ना करे। सरकार ऐसी स्कीम बना के लाए कि कम से कम किसान की जान बच जाए। ये लोग तो जो कर रहे हैं, मतलब उद्योगपति या जो भी, हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते, लेकिन हम यही चाहते हैं। अभी आपने देखा राजस्थान में किसान अपनी जान गंवाकर भी उसकी अपनी जमीन और घर नहीं बचा पाया, जिसमें बहुत बड़ा बाद में हंगामा हुआ। सबसे पहले तो एक इनको यही स्कीम लानी चाहिए कि देश का जो भी किसान है उसके सारे कर्जे माफ होने चाहिए। क्योंकि मैं आपको स्थिति बताऊं कि जैसे हम गन्ना किसान है, हमने अपना गन्ना मिल में डाल दिया,
मिल में डालने के बाद एक एक साल तक हमारा भुगतान नहीं हुआ, तो पहली तो बात यह कि हम खर्च कहाँ से चलाएंगे। फिर हमने मिलों से के बजाय हमने बैंकों से लोन लिया, वहां पर हमको ब्याज नहीं मिल रहा है, हमारा भुगतान लेट हो रहा, इधर हम बैंक में ब्याज भी भर रहे हैं, और फिर भी किसी कारण अगर लेट हो गया या हमारे घर में वो खर्च हो गया पैसा, तो जो बैंक का है वो बढ़ता चला जाता है। बढ़ने के साथ में आखिरी में मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भारत का 90% किसान बैंकों का कर्जदार है। वो कहां से अपने घर चलाए, कहां से लड़कियों की शादी करे, कहां से शिक्षा दिलवाए, क्या करे, उसकी मजबूरी है। और मजबूरी का मुख्य कारण यह है कि उसकी फसलों का सही दाम उसको नहीं मिलता और समय पे भुगतान नहीं मिलता है। अब आप ये बताइए, गेहूं का रेट 2000 रुपए के करीब है, लेकिन मार्केट में हमको 1400 रुपए बेचना पड़ रहा है। हमारी यही तो मांग है कि आप एक ऐसा कानून बना दीजिए कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो सरकार तय करती है, उसको किसान तय नहीं करता। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इनकी एजेंसियां तय करती हैं कि उससे नीचे अगर कोई खरीदता है तो उसको सजा का प्रावधान हो। तो सबसे बड़ा मुद्दा एमएसपी का मुद्दा है। सरकार अगर एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाती है तो किसान के लिए ये जान बचाने वाला कानून होगा। और मैं कहता हूं, बहुत सारे मेरे भाई जो आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, उनकी जान बचाने का काम सरकार कर सकती है। बिल्कुल। अश्विनी जी, सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या दिख रहा है 22 के इस बजट के अंदर, और सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ये सरकार के सामने चुनौती है कि सरकार ने सोशल इंजीनियरिंग भी करनी है, लोगों को जो सुविधाएं वो भी देनी है, और उसके लिए टैक्स कलेक्शन भी करना है। अभी हमारे मित्र पत्रकार कह रहे थे कि सरकार खजाना भरना चाहती है इस बजट के द्वारा। भाई साहब, अगर सरकार खजाना भर के, कोई भी सरकार है, वो अपने घर तो लेके नहीं जाती। जो भी पैसा सरकार की ट्रेजरी में आता है वो सारा खर्च होता है, वो देश के लिए खर्च होता है। तो इसलिए जो भी पैसा राणा जी आएगा, काउंटर करना चाहता है छोटा सा। राणा जी, अगर आपकी इजाजत हो, आप कह रहे हैं कि वो सरकार खजाना भरती है, वो देश के विकास पर खर्च करती, लेकिन मेरा ये मानना है कि आज की जो सरकारें हैं वो उसको अपने प्रचार और प्रसार पर खर्च करती है। जितना इन सरकारों ने अपने प्रचार और प्रसार पर खर्च किया है, अगर उतना किसानों पे लगा देते तो किसानों की जाने ना जाती। आप बजट उठाकर देख लीजिए। देखिए, ठीक है, आपकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन सरकार हर साल रखती है ना कितनी आय हुई, उसका व्यय कितना हुआ, वही लेखा जोखा तो पूरा डाइवर्ट मत करो। देखिए, हर सेक्टर, कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो कि ईमानदारी से कहे कि मुझे सरकार ने कुछ दिया है। चाहे सरकार कितना भी दे दे, कोई भी सरकार हो, लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि हमारे लिए बहुत अच्छा किया। तो किसानों का हो, चाहे उद्योगपतियों को या बाकी लोगों का हो, जो टैक्स पेयर है वो अपनी जगह वो परेशान है कि, लेकिन मैं वही पहले भी कहा कि बहुत बैलेंस तरीके से सरकार को एक्ट करना पड़ेगा कि लोगों को भी सुविधाएं मिले और लोगों के ऊपर जो टैक्स है उसका भी बर्डन कम पड़े, और सरकार को अपनी जो चीजें हैं, पब्लिक सेक्टर है या कुछ बेच के या एफडीआई से पैसा इकट्ठा ना करना, वो तभी संभव होगा कि हम फ्री बीज को समाप्त करें। हम हर चीज को कहें कि जी सारे कर्जे माफ कर दो, कर्जे माफ करेंगे तो पैसा कहां से आएगा? पैसा, अरे जब 11,000 करोड़ एक मिनट मेरे को आप कंप्लीट करने दो। कोई भी चीज फ्री में अगर बांटी जाएगी या कर्जा माफ किया जाएगा तो सरकार वो पैसा कहीं से तो लाएगी। अगर किसी पर टैक्स लगेगा तो वो लोग कहेंगे हमें टैक्स, अगर वो बाहर से लोन लेके आएगी तब देश के ऊपर कर्जा, जो फ्री में बंटता वो भी आपका ही, हमारा ही पैसा है, वो फ्री का नाम देना भी नहीं चाहिए, मुझे लग रहा है। बिल्कुल, इसलिए जो है हर सेक्टर को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। लेकिन आज के डेट में हेल्थ सेक्टर, क्योंकि हमने ये कोविड के अंदर देखा है, इसलिए हेल्थ सेक्टर के ऊपर सरकार को ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ उनको जोड़ने की जरूरत है, ताकि किसी भी ऐसी समस्या में आते हुए आदमी जो है उसको ये ना लगे कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मेरा इलाज नहीं हो सकता। इसलिए हेल्थ सेक्टर की प्रायोरिटी आज के समय में बहुत जरूरी है।
अतुल कंसल जी, आपके हिसाब से सबसे बड़ा चैलेंज या सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या नजर आती है सरकार? देखिए आयुष जी, ये जो चर्चा है, जो किसान के मुद्दे हैं, मैं बड़े सम्मान के साथ बोल रहा हूँ ये बात कि किसान के मुद्दे हैं या और मुद्दे हैं, हम इन विषयों पर हमेशा पूरे साल चर्चाएं करते हैं। आज हमारा मुख्य मुद्दा बजट है और जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। और बजट इस साल में एक बार आता है और बजट के अंदर सबसे बड़ा ये सोचना है जिसमें सरकार हमें आय और व्यय का ब्यौरा देती है। तो एक तरीका तो ये है कि हम चीजों को फ्री में बांटें या कुछ करें। दूसरा तरीका ये है कि हम अपनी इनकम को बढ़ाएं। अगर हर आदमी, इस देश का हर नागरिक अपनी इनकम को बढ़ाने पे ध्यान देगा तो उसके लिए खर्चे मैनेज करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। और सरकार भी इस चीज के ऊपर पूरा फोकस कर रही है कि हर नागरिक की इनकम कैसे बढ़े। जैसा कि मैं आज कहीं सुन रहा था कि सरकार का इस बजट में जो प्लान है वो 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का प्लान है कि 75 ईयर्स स्वतंत्रता के 75 साल हुए हैं, तो उसके उस 75 साल में 75 चीजें ला रहे हैं। जैसे 75 नई ट्रेन, 75 नए इंफ्रा प्रोजेक्ट, 75 नए हाईवेज, 75 नए हॉस्पिटल, इस तरह की चीजें आएंगी। अगर ये सब आता है तो इससे रोजगार बढ़ेगा और रोजगार बढ़ने से आमदनी लोगों की बढ़ेगी तो खर्चा खुद ही मैनेज हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि किसी भी नागरिक को सरकार पे डिपेंड होने की जरूरत है। आज देखिए किसान भाई को समस्याएं आ रही हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जिसमें जिससे मलिक जितना आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन आप पिछले 2 साल में कोविड की वजह से देखिए कि कितने लोगों ने अपना रोजगार खो दिया। लोगों के पास नौकरियां नहीं है, खाने को नहीं है, उनके पास तो जमीन भी नहीं है कि वो खेती भी करके अपने लिए कुछ उगा सके, कुछ खा सकें। ऐसे बहुत लोग हैं, लेकिन खर्चे उनके कम नहीं हुए। तो अगर सरकार रोजगार की पॉसिबिलिटीज को बढ़ाएगी इस 75 वाले थीम से, तो इस 75 वाले थीम से अगर सरकार इनको रोजगार को बढ़ाएगी तो कहीं ना कहीं सभी को फायदा होगा। और इस बजट को हमें सभी के फायदे की दृष्टि से कहना चाहिए। चाहे अगर कोई उद्योग बढ़ता है, कोई इंडस्ट्री बढ़ती है, एमएसएमईज बढ़ते हैं, स्टार्टअप्स बढ़ते हैं, तो रोजगार तो बढ़ता ही है। और रोजगार बढ़ता है तो आमदनी सभी की बढ़ती है। सर्कुलेशन में पैसा आएगा, सिस्टम में पैसा आएगा, फिर वो खर्च होगा, फिर पैसा आएगा। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की हम बात करें तो आज वो 5% के, एक बार कोविड के टाइम पे इन्फ्लेशन का खतरा हुआ, वो काफी बढ़ गया था, आज वो फिर से 5% के लेवल पर आ गया। तो कहीं ना कहीं ये चीजें सरकार के समय समय पर उठाए हुए स्टेप्स कहीं ना कहीं इकोनॉमी को फायदा दे रहे हैं। लेकिन बजट की अगर हम बात करें तो बजट में सभी का ध्यान रखना पड़ेगा। सभी को खुश नहीं रख सकते और सबको दुखी भी नहीं कर सकते। तो ये बड़ा बैलेंस बजट चाहिए हमें। यही हमारी आशा है बजट के साथ में। रमेश जी, आपका फाइनल रिएक्शन? देखिए, मुझे लग रहा है कैसा भी बजट हो और पूरा हिसाब किताब बैलेंस, बिल्कुल सही कहा कि कोई दुखी भी ना हो, कोई और ज्यादा खुशी भी ना हो। लेकिन कृषि पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। कृषि मुझे लग रहा 3-4 सालों से बिल्कुल ठन गोपाल है। और चाहे एमएसपी का मुद्दा हो, चाहे उनका कर्ज माफी का मुद्दा हो, या फिर उनका गन्ना भुगतान वगैरह, इस तरीके जो बाकी पड़ा हुआ वो उनको नहीं मिल पाया। मुझे लग रहा है ये ऐसा सेक्टर है, कृषि सेक्टर, जो मुझे लग रहा है जीडीपी में 20-22% को कंट्रीब्यूट करता है। तो इस सेक्टर को आप हल्के में नहीं ले सकते हो। इसको जब तक मजबूत नहीं करोगे तो मुझे लग रहा है वो चीजें और कई सारी चीजें बिखर जाएंगी। और बहरहाल एक कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे पे हम लोग बात करें। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, मुद्दों में अगर बात करेंगे तो बहुत लंबी बहस ये आगे निकल जाएगी। लेकिन फिर भी हम तो यही कहेंगे कि आम आदमी को कहीं ना कहीं इस बजट के माध्यम से सहूलियत मिलनी चाहिए। क्योंकि परेशानी अगर आप हिंदुस्तान में देखें तो हम लोग फील्ड में रहते हैं, हम देखते हैं तो भरमार है, कमी नहीं है। लोगों के 2 साल में इतने बेरोजगारी बढ़ी है, इतने बेरोजगार हुए हैं, इतने लोगों की नौकरियां गई है। किसी बात के साथ मुझे यही समाप्त करना होगा, मेरे पास समय नहीं है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो बजट से उम्मीदें इस बार भी लोगों को बहुत हैं और देखना यह है कि इस बार के बजट में आम आदमी के लिए क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आज इस बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।